नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। क्या जेल से एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं? क्या एंटीसिपेटरी बेल गिरफ्तारी के बाद मेंटेनेबल है? क्या चार्जशीट आने के बाद अग्रिम जमानत स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध है? क्या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को अस्वीकार कर सरेंडर होने एवं नियमित जमानत का निर्देश देना उचित है? क्या सरेंडर होकर नियमित जमानत होने के निर्देश का पालन नहीं करना, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा देना गलत है? साथियों, अक्सर करके ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं और एक दूसरे से पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न आपके सामने मैंने रखे हैं वो प्रावधान में स्पष्ट नहीं है। अगर धारा 438 सीआरपीसी के प्रावधान का हम अध्ययन करेंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से उनमें मिल सकता है। अब इन प्रश्नों का उत्तर देने के संबंध में केस लॉ के तथ्य आपके सामने रखता हूं। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के थाना सिविल लाइंस का मामला है। इस मामले में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात आदि बनाने का आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि प्रिंसिपल महोदया द्वारा फर्जी बिल बना करके नया अकाउंट खोल करके रुपए का गबन किया गया है। फंड्स के साथ धोखाधड़ी की गई है और चूंकि फंड का बेईमानी की नीयत से उपयोग किया गया है, ऐसे आरोप प्रिंसिपल महोदया के खिलाफ उनके स्टाफ द्वारा लगाई गई। इस संबंध में मुकदमा सिविल लाइंस में दर्ज हुआ। चूंकि यह मुकदमा दर्ज होने के बाद आवेदका द्वारा एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में निचली अदालत में आवेदन किया गया जो अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इससे पहले आवेदका ने रिट दायर की थी और रिट में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया गया था, यानी अरेस्टिंग नहीं करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद में उच्च न्यायालय में पुनः आवेदका गई और आवेदका द्वारा फिर से धारा 482 के अंतर्गत आवेदन दिया गया। उस आवेदन में ये निर्देश दिया गया कि आवेदका सरेंडर हो और निचली अदालत में अपना नियमित जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करे। इस आदेश के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देश भी दिया गया कि उसे सरेंडर होने तक अरेस्ट न किया जाए। लेकिन आवेदका द्वारा सरेंडर नहीं किया गया, बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई गई, यानी जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का आवेदका ने पालन नहीं किया। इसके बाद में आवेदका ने जो प्रार्थना पत्र निचली अदालत में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का दिया गया, उस प्रार्थना पत्र को सेशन न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रार्थना पत्र के अस्वीकार होने के बाद फिर से आवेदका ने हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया और एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन की मांग की। चूंकि एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन का विरोध इस आधार पर किया गया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये प्रार्थना पत्र लग नहीं सकता है। माननीय उच्च न्यायालय में इस बात का तर्क दिया गया कि कस्टडी में रहते हुए, जेल में रहते हुए कोई अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र लगाया नहीं जा सकता है, मेंटेनेबल नहीं है। इस संबंध में केस लॉ भी दाखिल किए गए। चूंकि उन केस लॉ में भी ये स्पष्ट था कि अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र लाई नहीं करेगा अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर है। इस तरीके से इस पर आपत्ति की गई। अब इस अग्रिम जमानत के आवेदन में
न्यायालय के सामने प्रश्न ये था, क्या जेल से एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं अथवा नहीं, यानी वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल है अथवा नहीं। इस प्रश्न को न्यायालय द्वारा इस केस लॉ में निर्धारित किया। चूंकि विनोद कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि कोई चार्जशीट दाखिल हो जाती है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल का प्रार्थना पत्र देता है, तब यह नहीं कहा जा सकता कि वो स्वतंत्र है और विकल्प खुला है कि वो रेगुलर बेल कराए और सरेंडर करे। इस तरह का निर्देश किसी मामले में दिया जाना किसी के अधिकार से वंचित कर देना है, एंटीसिपेटरी एप्लीकेशन के अधिकार से वंचित कर देना है। किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है केवल इस आधार पर कि आरोप पत्र दाखिल हो गया है। ऐसा निर्देश अगर दिया गया है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के संबंध में, तब वो गलत है और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और डायरेक्शन दे दिया गया है, तब ये डायरेक्शन गलत है। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाने का अधिकार अलग बात है, डायरेक्शन देना अलग बात है। चूंकि विनोद कुमार शर्मा के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, अगर निर्देश दिया है तो ये अलग बात है, लेकिन ये निर्देश उसके अधिकार से व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता है। चूंकि मामला अब जेल में कोई व्यक्ति है और जेल में रहते हुए एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है। अब यहां थोड़ा अंतर यह रहा कि जिस मामले में वो व्यक्ति जमानत की मांग कर रहा है, उस मामले में वो व्यक्ति जेल के अंदर नहीं है, और जिस मामले में जेल के अंदर है उस मामले में वो रेगुलर बेल की मांग कर रहा है। अब यहां अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया कि किसी भी मामले में जेल में हो, जेल में रहते हुए, कस्टडी में रहते हुए अग्रिम जमानत की मांग नहीं कर सकता है। इस मामले को माननीय न्यायालय द्वारा देखा गया और श्री गुरबख्श सिब्बिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य के मामले में यह देखा। इस निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिस मामले में जेल गया है उस मामले में एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत की मांग नहीं कर सकता है। चूंकि अग्रिम जमानत की मांग का मामला अरेस्टिंग से पहले का है, अगर अरेस्टिंग हो गई है तब नियमित जमानत की मांग कर सकता है। अग्रिम जमानत का वो अधिकारी नहीं है, अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन केवल जिस मामले में अरेस्टिंग हुई है उस मामले में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं और उसे आशंका है कि वो सारे मामलों में गिरफ्तार हो सकता है, उस मामले को छोड़ करके जिस मामले में गिरफ्तार हुआ है, सिबिया के केस लॉ के अनुसार वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। मेंटेनेबल है, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में है या पुलिस कस्टडी में है। इसके आगे मोहम्मद अशफाक आलम बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरेंडर और रेगुलर बेल का डायरेक्शन दिया गया है और नियमित जमानत का जो निर्देश है उसका अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए ये डायरेक्शन दिए गए, तब गलत है। इस निर्णय को, हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया गया। चूंकि इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया, डायरेक्शन भी दे दिया गया, लेकिन अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। यह ठीक नहीं है। विशेष रूप से 7 साल तक के अपराध से दंडनीय मामलों में मोहम्मद अशफाक आलम के केस में दिशा निर्देश दिए गए और ये निर्देश साथ ही साथ यह भी है कि कठोरता से इन निर्देशों का पालन किया जाए। इस तरीके से प्रयाग महिला महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ बहुत सारे मामले थे और उन्होंने जिस मामले में वो बंद थी उसके अलावा दूसरे मामलों में अग्रिम जमानत की मांग की थी
और इसका विरोध इस आधार पर था कि वो जेल में हैं। ये सारी बात अभियोजन की अस्वीकार की न्यायालय ने और ये निर्णय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा डॉक्टर रजनी त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में इस तर्क को अस्वीकार किया गया कि अग्रिम जमानत एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने अग्रिम जमानत एप्लीकेशन को स्वीकार किया, स्वीकार करके डॉक्टर रजनी को अग्रिम जमानत दी गई। तो साथियों, इस केस लॉ के माध्यम से मैं आपके सामने ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर जेल के अंदर है तब वो जेल के अंदर से भी अग्रिम जमानत अन्य मामलों में लगा सकता है। उसका बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। किसी तरह का प्रतिबंध धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत अग्रिम जमानत के संबंध में दूसरे मामले में जमानत की मांग करने के लिए नहीं है। अगर कोई प्रतिबंध धारा 438 सीआरपीसी के अंतर्गत लगाया गया है तो वो उप धारा 6 में स्पष्ट है। इसके अलावा कोई प्रतिबंध लगाना गलत है, अवैध है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर होते हुए अग्रिम जमानत की दूसरे मामले में मांग कर सकता है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य रखें। धन्यवाद। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब मेरे वीडियो को अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।